मेरा मानना था कि मोहब्बत रंग, नस्ल और ज़ुबान की मोहताज नहीं होती। जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो उसकी ख़ामियों को नज़रअंदाज करते हुए उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है। और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। जब मुझ पर भी ये बात आई कि मैं मोहब्बत जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो चुका हूँ, तो मैंने अपनी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए हर रस्म और रिवाज को पीछे छोड़कर उसे अपना बनाने के लिए सारे ज़माने से लड़ लिया। काज़ी साहब मेरा निकाह पढ़ा रहे थे और मैं खुशी से पागल हो रहा था कि मेरी शादी उस लड़की से हो रही है जिससे मुझे पहली ही नज़र में मोहब्बत हो गई थी। मेरी बहनों ने बहुत कोशिश की थी कि मैं ये शादी ना करूं, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। बार बार मेरी बहनों ने मुझे एहसास दिलाना चाहा कि मैं जिससे शादी कर रहा हूँ वे मेरे काबिल नहीं है, मुझे कोई और अच्छी लड़की मिल सकती है। लेकिन मुझे अपनी बहनों की बात से हरगिज़ भी इत्तेफाक न था। मेरी बहनों ने जब मेरे कहने पर ज़ारा को देखकर घर लौटी तो उनके चेहरे उतरे हुए थे। मेरी बड़ी बहन कहने लगी, अयान क्या तुझे सारे जहाँ में यही लड़की हमारी भाभी बनाने के लिए मिली थी? मुझे अंदाज़ा था कि मेरी बहनों की हालत कुछ ऐसी ही हो गई थी, क्योंकि मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि जिस लड़की को देखने के लिए मैं उन्हें भेज रहा हूँ वे गूंगी है। मेरी दूसरी बहन कहने लगी, अयान तुमने कौन सी कमी है जो हम ऐसी लड़की को तुम्हारे लिए रुखसत करवा कर ले आए। मैंने अपनी बहन से कहा कि मैंने आप लोगों को रिश्ता लेकर भेजा था, लड़की पसंद करने या इनकार करने के लिए नहीं। ज़ारा मुझे पसंद है और मैं इसी से शादी करूँगा, चाहे उसमें लाख खामियाँ ही क्यों ना हो। मेरी बहन कहने लगी, शायद तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है जो तुमने बिना सोचे समझे अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला लेने जा रहे हो। पहले अच्छी तरह हमारी बात सुन लो और सोच समझ लो, फिर ही कोई फ़ैसला करना। मैंने अपनी बहन से साफ साफ कह दिया कि ना ही मुझे कुछ कहना है और ना ही कुछ समझना चाहता हूँ, और मुझे ज़ारा के बारे में कुछ जानने की भी कोई ख्वाहिश नहीं है। आप लोग बस रिश्ता पक्का करें और शादी की तैयारियां करें। मैं जल्दी से घर में लाना चाहता हूँ। मेरी ज़िद की वजह से मेरी बहन खामोश हो गई और माँ तो पहले ही चारपाई पर पड़ी हुई थी। मेरी बहनों ने बहुत ही रूखे फीके चेहरों के साथ ना सिर्फ मेरा रिश्ता किया बल्कि शादी की तैयारियां भी की। और जिस वक्त बारात निकलने वाली थी, मेरी बहनों ने साफ साफ कह दिया कि हम आज के बाद तुम्हारे किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। शादी के बाद तुम जानो, तुमसे और ज़ारा से हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ज़ारा में ऐसी भी कौन सी बुराई है जो मेरी बहनें इस तरह के ताल्लुक़ पर उतर आई थी, जबकि वे तीनों मुझसे बहुत ही मोहब्बत करती थी और मेरी शादी को लेकर भी उनके दिल में बहुत अरमान थे। ज़ारा के घर जाने तक भी वे बहुत खुश थीं, लेकिन वापस पर न जाने क्या हो गया था जब वे पूरी तरह इस रिश्ते के खिलाफ हो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बहनों को शादी के बाद मना लूँगा। फ़िलहाल तो मुझे मेरी मोहब्बत मिल रही थी, मुझे बस यही खुशी थी। मैं बारात धूमधाम से ले गया और इस खुशी से उसे रुखसत करवा कर भी ले आया, लेकिन अक्सर लोग तकरीब के दौरान भी चुगलियाँ करते नजर आए थे और आने वाले मेहमानों की शक्ल भी कुछ ऐसी थी कि मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। सारी बातें भी मुझे अजीब सी लग रही थी और हर कोई एक दूसरे के कानों में न जाने क्या क्या बात कर रहा था। मेरी बहन भी एक कोने में खामोशी से बैठी थी। ना ही किसी ख़ानदान वालों को उन्होंने दावत देकर बुलाया और ना ही अपने ससुराल वालों को। ज़ारा रुखसत होकर हमारे घर आई तो मेरी भाभी जो मेरी शादी में नहीं गई थी, ज़ारा को देखते ही कहने लगी, लड़की तू तो बहुत अच्छी ढूंढ कर लाया है, बस थोड़ी सी मालूमात भी कर लेता तो अच्छा होता। भाभी की बात पर मैं चौंक उठा। क्या वे ज़ारा को जानती थी? ये बात मेरे लिए हैरान करने वाली थी। मैंने तो अभी तक ज़ारा का चेहरा भी नहीं देखा था। मुझे तो बस उसकी आंखों से मोहब्बत हो गई थी और इसी मोहब्बत ने मुझे शादी जैसे बंधन में बांध दिया। रिश्ते के बाद भी ज़ारा की कोई तस्वीर नहीं आई थी और ना ही मैंने मिलने पर इसरार किया था। मैंने सोचा था कि रुखसती के बाद एक ही बार जी भर के अपनी ज़ारा को देख लूँगा, लेकिन अब तो मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी जिससे मैं वाकिफ़ नहीं था और मैंने शायद जल्दबाजी में कोई फ़ैसला कर लिया था। मुझे ज़ारा के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, सिवाय उसके कि वे गरीब घर
घराने से थी और हमारे इलाके के पीछे बनी कच्ची बस्ती में रहती थी। मेरी बहनों ने ज़ारा को मेरे कमरे में बिठा दिया और बिना मुझसे शगुन के पैसे लिए वे अपने घर को लौट गई थी, जैसे उस घर में शादी ना हुई हो बल्कि उन्हें कोई दुख पहुंचा हो। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया और अपने कमरे में दाखिल हो गया। ज़ारा घूंघट डाले बैठी थी। उसका चेहरा देखते ही मैं खुशी से दीवाना होने लगा। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंखें तो उसकी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं थी। उसका चेहरा तो दूध जैसा चांद की तरह चमक रहा था और मुझे अपनी पसंद पर नाज हो रहा था। मेरी बहनों को पता नहीं क्यों ज़ारा पसंद नहीं आई थी। वे गूंगी थी तो क्या हुआ, बाकी तो उसमें कोई कमी नहीं थी। हर इंसान मुकम्मल तो नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी मौजूद ज़रूर होती है। मुझे यकीन था कि अगर खुदा ने ज़ारा को एक कमी दी है तो उसे ज़रूर कुछ न कुछ दूसरी अच्छी चीज़ों से नवाजा होगा। मैंने जैसे ही ज़ारा की तारीफ़ की तो उसने कुछ ऐसा कहा कि मेरे होश उड़ गए। ज़ारा गूंगी नहीं थी, वे बात कर सकती थी और जो बात उसने कही थी वे सुनकर मेरे सर पर सातों आसमान गिर पड़े। अब मुझे समझ आ गया कि मेरी बहन मुझसे क्या कहना चाहती थी और शादी में होने वाली चुंगलियों की वजह क्या थी। मेरा नाम अयान है और मैं एक बेकरी चलाता हूँ। मेरी ये बेकरी सालों से चल रही है। ये बेकरी मुझे मेरे बाप से विरासत में मिली थी, इसलिए उसमें मेरे भाई का भी बराबर का हिस्सा था। मैं और मेरा भाई मिलकर दिन रात बेकरी की तरक्की के लिए मेहनत करते और हमें उसमें इतना मुनाफा हासिल हो जाता कि हमारा घर बार अच्छी तरह चल रहा था। रोज़ाना बहुत ही ग्राहक दुकान पर आया करते और मैं बेकरी पर आने वाले ग्राहकों को अच्छी तरह जानता था। मेरा काम था कि मुझे लोगों से खुश अखलाक़ी से पेश आना पड़ता और ऐसे में एक दिन मेरी दुकान पर एक लड़की आई जो पूरी तरह नाकाम में थी। मुझे सिर्फ उसकी आंखें नज़र आ रही थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें बेहद दिलकश थी। ये पहली बार हुआ था जब किसी को देखते ही मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसकी पूरी शक्ल देखूं और उसकी आवाज़ सुनूं। इससे पहले भी मेरी ज़िंदगी में दुकान पर बहुत सी लड़कियां आई थी, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि किसी को देखते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ हो। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो उसने मुझे इशारों में कुछ समझाया जो मुझे ठीक से समझ ना आया, लेकिन मैंने कोशिश करते हुए उसे उसका बताया हुआ सामान दे दिया। मुझे समझ नहीं आया था कि उसने इशारों में मुझे क्यों सामान को बताया। क्या वे गूंगी थी? ये सोच आते ही मेरा दिल अजीब तरह से डूबने लगा। इतनी खूबसूरत लड़की गूंगी कैसे हो सकती थी? मैं तो सिर्फ उसकी आंखें देखकर ही उसका दीवाना हो गया था। उसके अंदाज कुछ अलग से थे। शायद मुझे लग रहा था कि वो बहुत बेचैन सी महसूस हो रही थी। शायद वो मुझे ठीक तरह से अपनी बात समझा नहीं सकी थी या फिर अपने गूंगे होने की वजह से कुछ शर्मिंदा थी। वे दुकान पर आकर जा चुकी थी, लेकिन साथ ही मेरा सुकून भी ले गई थी। मैं उसका चेहरा देखने की तमन्ना दिल में लिए बैठा गया। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि वे दोबारा मेरी दुकान पर आएगी भी या नहीं, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा ही उसे देखा था। दुकान से फ्री होकर शाम को अपने दोस्त के पास गया तो वह फ़ौरन ही मेरी बेचैनी को भाप गया। पता नहीं उस लड़की में ऐसा क्या था कि मैं अपने दोस्त शाहज़ेब से उसका जिक्र किए बिना ना रह सका। पहले तो शाहज़ेब मेरे मुंह से लड़की का जिक्र सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि इतने सालों में मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। और फिर कहने लगा कि तुझे मोहब्बत भी हुई तो एक गूंगी लड़की से? दुनिया में सारी लड़कियां ख़त्म हो गई थी क्या? मुझे शाहज़ेब की इस बात का बहुत बुरा लगा। अगर वे गूंगी थी तो उसमें उसका क्या कसूर? शाहज़ेब मेरा मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, वाह जी, एक मुलाकात भी ढंग से नहीं हुई और तू दोस्त की ही नाराज़गी दिखा रहा है। शाहज़ेब के साथ कुछ वक्त गुजार कर मैं घर वापस आ गया। भाई भाभी के कमरे से झगड़े की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया। मैं इस मामले से तंग आ चुका था। सारा दिन का थका हारा मैं घर लौटा तो भाई भाभी आपस में बुरी तरह झगड़ा कर रहे थे। उन दोनों की मोहब्बत की शादी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों के दरमियान होने वाले झगड़ों ने मुझे बेजार कर दिया। ऐसी कौन सी बात होती जिस पर दोनों झगड़ा करते रहते थे? छोटी छोटी बातों पर उन दोनों के दरमियान एक जंग छिड़ जाती और सारा घर उनके लपेट में होता। मेरी माँ बीमार थी, वे सारा वक्त अपने कमरे में पड़ी रहती। मैं ही उसकी देखभाल कर लिया करता। 3 बहन थी, सब शादीशुदा थी। अक्सर मेरी बहन मुझसे कहती कि अयान तो कब शादी करेगा, अब तू भी शादी कर ले
लिए अपना घर बसा ले। लेकिन भाई भाभी को देखते हुए मैंने कभी शादी न करने का इरादा किया हुआ था। अगर मोहब्बत की शादी में इतना झगड़ा है तो फिर घर वालों की मर्जी से शादी करके क्या होगा। मैं यही सोच कर पीछे हट जाता। लेकिन आज जब मैं घर लौटा और भाई भाभी के झगड़े की आवाज़ आई तो मुझे ख्याल आया कि पता नहीं भाभी ने गुस्से में माँ का ख्याल भी रखा है या नहीं। और यही देखने के लिए मैं माँ के कमरे में गया तो मेरी जान निकल गई। माँ चारपाई पर उल्टी पड़ी थी और किसी ने उसका ध्यान नहीं किया। काफ़ी दिन पहले से बीमारी ने माँ को इतना कमज़ोर कर दिया था कि अगर वे उल्टी हो जाती तो सीधा होना भी ना था और किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती। माँ की आवाज़ इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि भाभी के शोर ने उनकी आवाज़ सुनाई भी न देती। मैंने माँ को सीधा करके पानी पिलाया तो वे रोते हुए कहने लगी कि बेटा तू ही शादी करके अपना घर बसा ले, बड़ी बहू से तो कोई उम्मीद नहीं, शायद छोटी बहू आकर ही पानी पिला दिया करेगी। माँ का ये हाल देखकर मैं तड़प उठा और शादी के नाम पर मेरे दिमाग में उस नकाबपोश हसीना का तस्वर उठा था। मैंने माँ से कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए बहू ले आऊँगा। ये सुनकर माँ के चेहरे पर एक चमक सी आ गई और मुझे भी दिल में एक अनजानी सी खुशी का एहसास होने लगा। मैंने कभी शादी को लेकर कोई ख्वाब नहीं देखा था, लेकिन उसने मुझे सुहाने सपने सजाने पर मजबूर कर दिया। सारी रात मैं माँ के पास ही रहा और अगले दिन सुबह जब बेकरी पहुँचा तो एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर भरी हुई थी। मुझे इंतज़ार था और वह भी उस लड़की का जिसको मैं जानता तक नहीं था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि वह आज बेकरी आएगी भी या नहीं। वह कौन थी, कहाँ से आई थी, अब कब आएगी, मुझे कुछ भी तो मालूम नहीं था। सारा वक्त इंतज़ार में ही लगा दिया और दोपहर के 2 बजे के करीब मेरी किस्मत चमक उठी जब वह खूबसूरत लड़की मेरी दुकान पर खड़ी इशारे में मुझसे सामान मांगने लगी। उसकी आंखों का रंग बहुत ही अच्छा था और अंदाज़ इतना अच्छा था कि मैं जान गया था कि वही शरीफ और हया वाली लड़की है। मैं उससे इसके बारे में पूछना चाहता था, सवाल करना चाहता था, लेकिन उसका गूंगापन इस ख्वाहिश के पीछे आ गया। मुझे हमेशा से इशारा समझ नहीं आता था और एक गूंगी लड़की से इशारों में कोई सवाल करना तो बहुत ही मुश्किल काम था। मैंने बस एक मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली थी। शाम होते ही मेरा दोस्त शाहज़ेब बेकरी पर चला आया और आहिस्ता से कहने लगा, और बता तेरी दिलरुबाई है या नहीं। शाहज़ेब की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो वह मेरे दिल का हाल जान गया। कहने लगा, फिर तूने उससे कोई बात की या नहीं। मैंने हैरत से शाहज़ेब की तरफ देखा और कहा कि जब वह गूंगी है तो मुझसे बात कैसे कर सकता हूँ। शाहज़ेब ने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगा, वह गूंगी है, ठीक है, वह बहरी है या नहीं ये तुझे क्या मालूम था। उसने बिल्कुल पते की बात की थी। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो चुका था। ये इश्क भी अजीब चीज़ है, इंसान को सोचने समझने के काबिल भी नहीं छोड़ता। मैंने शाहज़ेब से कहा कि अब वह आएगी तो मैं ज़रूर उससे बात करूँगा। शाहज़ेब कहने लगा, करके देख लो, दिल का मामला है, अच्छी तरह इसके बारे में मालूमात हासिल कर लो, कौन है, कहाँ रहती है। मैंने शाहज़ेब से कहा कि बात तो हो जाने दो, फिर बाकी की बातें भी कर ही लूँगा। अगर वे लड़की मुझसे शादी करने के लिए मान जाएगी तो मेरी शादी उससे होना कोई बड़ी बात ना थी। मेरा घर था, पैसा था, मेरी बहनों की शादी हो चुकी थी, कोई आगे पीछे नहीं था। आजकल के दौर में ऐसे रिश्तों को कौन इनकार कर सकता है। सारा वक्त वही लड़की मेरे दिमाग पर छाई रही और फिर अगले दिन वे दुकान पर आई तो मैंने फ़ौरन ही उसे सलाम कर दिया और उस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा जब उसने इशारे से मेरे सलाम का जवाब दिया। शाहज़ेब का अंदाज़ा ठीक था, वह गूंगी थी, बहरी नहीं। हमेशा की तरह उसने मुझे इशारों में सामान बताया और जल्दी जल्दी थैली में डाल दिया और डरते हुए उससे कहा कि अगर घर में कोई मर्द नहीं है तो मैं उसका सामान उसके घर पहुंचा सकता हूं, मुझे अपना पता दे दें। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन वे बिना कुछ कहे और बिना बताए ही चली गई। उसके इस तरह चले जाने पर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और फिर उसके आंसू मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहे थे। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही थी, लेकिन उसके आंसू बता रहे थे कि मेरी बात ने उसे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। शाम होते ही शाहज़ेब चला आया और फिर से वही सवाल पूछने लगा कि तेरी वाली आई थी या नहीं। मैंने शाहज़ेब को सारी बात बताई तो वह कहने लगा, तू सीधे मुद्दे की बात क्यों नहीं करता। अब वह आई तो उसे साफ साफ कह देना कि तू उसके घर रिश्ता भेजना चाहता है। शाहज़ेब की बात सुनकर मैं घबरा गया
और मैंने उससे कहा कि दुकान पर मैं अकेला नहीं होता, भाई भी मौजूद होते हैं और अगर किसी ने और ने ये बात सुन ली तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरी बात सुनते ही शाहज़ेब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तू डरता ही रहे, वे किसी और से शादी करके चली जाएगी। मैंने गुस्से में शाहज़ेब के सर पर ज़ोरदार हाथ मारा। वैसे शाहज़ेब की बात ठीक ही थी, जब तक मैं बात आगे नहीं बढ़ाता बात आगे कैसे बढ़ती। मैंने अपने दिल का हाल एक चिट्ठी में लिखा और अगले दिन जब मैं मेरी बेकरी पर आई तो मैंने वह चिट्ठी उसकी थैली में डाल दी और साथ ही उसे इशारा भी कर दिया। ये सब करते हुए मेरे हाथ काँप रहे थे। मेरे भाई भी दुकान पर मौजूद थे, दूसरे ग्राहकों में मसरूफ़ थे, लेकिन मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर एक ऐसा कदम उठाया जिसके आगे क्या होने वाला था मैं खुद भी नहीं जानता था। मुझे अगले दिन बेसब्री से इंतज़ार था और साथ ही इस बात का खौफ भी था कि कहीं वे आकर मेरे बड़े भाई से मेरी शिकायत न लगा दे। तो कभी मेरे दिल में ख्याल आता कि ऐसा ना हो वे मेरी बेकरी पर आना ही बंद कर दे। इन्हीं सोचों में उलझ गया मैंने एक दिन गुजार दिया था और उस वक्त मेरी खुशी की इंतहा ना रही थी जब वे मेरी बेकरी पर चली आई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अजीब सी नज़रों से मुझे देख रही थी। उसने मुझे एक खत पकड़ा दिया जिसमें लिखा हुआ था कि क्या मैं अपनी बदकिस्मती और कमियों के साथ में मंजूर हूँ। उसकी आंखों के आंसू बता रहे थे कि वह अपने गूंगेपन की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है और शायद वे इसलिए ही खुद को बदकिस्मत का करार दे रही थी। मैंने धीरे से सर हिला दिया। अचानक ही उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जाग गई। मैंने उसे दूसरा और आखिरी खत लिखा। वे मुझे उसकी तमाम कमज़ोरियों और ख़ामियों के साथ कबूल है। मैं उसे अपने वजूद से मुकम्मल कर दूंगा और जल्दी ही अपने घर वालों को उसके घर भेज दूंगा। मैं हद से ज़्यादा खुश था। मुझे मेरी मोहब्बत, मेरी मंजिल बहुत आसानी से मिलने वाली थी और मैंने अपनी बहनों को जब सारा किस्सा बताया तो वे भी खुशी खुशी रिश्ता लेकर चली गई। मैंने ज़ारा के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं की थी। मुझे बस इतना मालूम था कि वे हमारे घर से कुछ फासले पर ही रहती है और उसके घर में एक बूढ़ी माँ है। लेकिन मेरी बहन जब उसके घर से वापस लौटी तो उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी और मेरी तीनों बहनों ने ही मुझे उस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। मगर मेरी मोहब्बत और मेरी ज़िद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े और यूं ज़ारा मेरी बीवी बनकर मेरे कमरे में चली आई थी। शाहज़ेब बहुत ही ज़्यादा खुश था और कह रहा था कि मेरा एक ही दोस्त था और अब तो वह भी काम से गया। मुझे तो मनचाही बीवी मिल गई थी, अब कहाँ तो मुझे पूछेगा। और मैंने कमरे में दाखिल होते ही जब ज़ारा को देखा तो मैं दुनिया भूल गया। और फिर ज़ारा ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मुझे दिन में तारे नज़र आ गए। ज़ारा की आंखों में आंसू थे और बिल्कुल मर्दाना आवाज़ में कह रही थी कि कोई भी मुझसे मेरी कमी की वजह से कबूल करने को तैयार नहीं था, लेकिन आपने मुझे मेरी कमज़ोरी और ख़ामियों के साथ कबूल करके नई ज़िंदगी दी है। ज़ारा की बात पर मैं हैरान रह गया। वे गूंगी नहीं थी, बात कर सकती थी, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल आदमियों जैसी थी। वे जिस कमी की बात कर रही थी मैं उससे बिल्कुल अनजान था और शायद उसमें ही कुछ ऐसा था जिसे मेरे सिवा सब लोग वाकिफ़ थे। और फिर ज़ारा ने ही मुझे अपने बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि वे पैदाइशी तौर पर एक लड़के की तरह पैदा हुई थी और उसने अपनी ज़िंदगी के 14 साल एक लड़के की तरह ही गुजारे। वे लड़कों के स्कूल में पढ़ती थी, लड़कों की तरह उठती बैठती और सारे लड़कों से ही अपनी दोस्ती थी। लेकिन जब वे 14 साल की उम्र को पहुंची तो एक दिन अचानक ही उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठा। उसके माँ बाप उसे अस्पताल लेकर भाग गए। वहाँ उसका चेकअप हुआ तो पता चला कि वो मर्द जैसी है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है और वे बच्चा भी पैदा कर सकती है। इसलिए वे अपनी बाकी ज़िंदगी एक मर्द की तरह नहीं बल्कि औरत की तरह गुजारे। ज़ारा रोते हुए कहने लगी कि इस खबर ने ना सिर्फ उसके घर वालों को हिला कर रख दिया, बल्कि ये बात उस पर भी किसी बिजली की तरह गिरी। उसने अपनी ज़िंदगी की 14 बरस एक लड़की की तरह गुजारे थे और अब उसे औरत बनाया जा रहा था। उसके माँ बाप उसे कई अस्पताल लेकर गए, लेकिन सभी डॉक्टरों ने टेस्ट करके बताया कि वह औरतों वाले जीन्स रखती है, मगर मर्द नज़र आने से कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें मर्दों वाली कोई बात नहीं। शादी के बाद वे बाप नहीं बल्कि माँ बनेगी, तो बेहतर ये है कि सर्जरी के साथ उसे औरत बना दिया जाए। 14 साल की उम्र में अचानक ही ज़ारा की जीन्स बदल गए थे और वे लड़के से बदल कर लड़की हो गई थी। ज़ारा ज़माना उसका मजाक बना रहा था। उसके
उसके दोस्त भी हैरान थे कि अचानक ये क्या हो गया है। उसने लड़कियों के साथ बातचीत करनी चाही तो कोई लड़की उससे दोस्ती करने को तैयार न थी और वे यूं तन्हाई का शिकार होकर अपने घर की 4 दीवारों में बंद हो गई। जब तक उसके पापा जिंदा थे वे अपने घर से बाहर न निकली, लेकिन पापा के इंतकाल के बाद से छोटे मोटे कामों के लिए निकलना पड़ा। उसकी आवाज़ मर्दाना थी, इसलिए वे किसी से बात नहीं करती थी कि कहीं दोबारा उसका कोई मजाक ना बनाए। ज़ारा कह रही थी कि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं था, कुदरत ने उसे ऐसा ही बनाया था। वे माँ बन सकती थी, इसलिए उसे वैसे ही शख्सियत दे दी गई थी, लेकिन ये दुनिया उसकी कमी भूलने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी बहन भी उससे वाकिफ़ थी और मेरी भाभी भी उसे जानती थी। शायद मैं ही बेकरी के कामों में इस कदर मसरूफ़ था कि मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना, वरना ज़ारा के मुताबिक लोग आज भी उसकी पुरानी शख्सियत को याद करते हैं। मैं खामोशी से अपने सामने बैठी उस हसीन लड़की को देख रहा था जो आज से कुछ साल पहले एक लड़के की तरह थी, मगर मेरा मानना था कि ज़ारा का इसमें कोई कसूर नहीं, क्योंकि वह कुदरती तौर पर लड़की ही थी। शायद उसके वजूद की बनावट में थोड़ा सा बदलाव था जिसे अब ठीक करवा दिया गया था। मुझे ज़ारा की कमी से कोई लेना देना नहीं था। मेरे सामने जो लड़की बैठी थी वे मेरी बीवी थी और वे मुकम्मल तौर पर एक औरत थी जो मेरे बच्चों की माँ भी बन सकती थी। तो मुझसे भला इसकी कमी पर क्या एतराज़ हो सकता था। रही बात उसकी आवाज़ की, तो वह तो मुझे गूंगेपन में भी कबूल थी। मेरी बहनों ने इसलिए ख़ानदान वालों और अपने ससुराल वालों को नहीं बुलाया था कि कहीं कोई ज़ारा को पहचान न जाए या उसकी कमी का कोई किस्सा किसी के सामने ना आ जाए। लेकिन मेरी नज़र में उसकी कमी ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी, बल्कि ये भी खुदा की कुदरत की निशानियाँ थी कि वे जब चाहे जो चाहे कर सकता है। मैंने दिल से ज़ारा को अपना लिया था। वे ना सिर्फ एक अच्छी बीवी बल्कि मेरी माँ के लिए बहुत अच्छी बहू भी साबित हुई थी। आप लोग मुझे बताएं कि आपने कभी इस तरह का कोई वाक़या सुना है कि जहाँ 14 साल की उम्र में किसी के जीन्स की सही शख्सियत हो। मुझे भी पहले इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन ज़ारा से मिलने के बाद और डॉक्टरों से मालूमात हासिल करने के बाद मुझे पता चल ही गया कि ऐसा हो भी सकता है। धन्यवाद दोस्तों।